हेलो एवरीवन, जूलॉजी बीएससी फाइनल ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसी के बारे में कंटिन्यू करेंगे। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। व्हाट इज ट्रांसजेनिक, क्या क्या होता है। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि मैं सेशन स्टार्ट करूं। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन सेक्शन हम लोग देख लिए थे कि क्या होता है ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनेसिस, ट्रांसजीन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। हम लोग देख रहे थे मेथड्स, ठीक है, मेथड देख रहे थे, मेथड ऑफ ट्रांसजेनिक प्रोडक्शन, या फिर प्रोसीजर देख रहे थे, जनरल प्रोसीजर फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। तो अलग अलग मेथड्स, अलग अलग विधियां देख रहे थे कि ट्रांसजेनिक बनाने का। इसी में से एक मेथड हम लोग देखे थे माइक्रो इंजेक्शन। फर्स्ट मेथड देखे थे माइक्रो इंजेक्शन। सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं, ठीक है, रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड। ठीक है, रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड, ये जो सेकेंड मेथड है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट्रो वायरल वेक्टर मेथड। ये सेकेंड क्या है, सेकेंड मेथड है। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो व्हाट इज रेट्रोवायरस, पहले तो सबसे पहले रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस क्या होता है। ठीक, तो रेट्रोवायरस, ठीक है, वायरस का ही एक क्या होती हैं, फैमिलीज होती हैं। एक जिसमें क्या होता है डीएनए, इनका जो जेनेटिक मटेरियल, बोलना चाहिए डीएनए नहीं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दोनों हो सकते हैं, और डीएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों हो सकते हैं। तो रेट्रोवायरस जो होते हैं वो ऐसे वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, इनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। और कुछ एग्जांपल बताएं रेट्रोवायरस का, तो जैसे कि आपका जो एचआईवी का वायरस है, ठीक है, एचआईवी का वायरस क्या है, रेट्रोवायरस है। इवन आप जो कोविड वायरस है, ठीक है, कोविड वायरस है, कोरोना वायरस जिसको आप लोग बोलते हो कोरोना वायरस, ये भी क्या है, ये भी आरएनए बेस्ड वायरस है, मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि रेट्रो वायरस का यूज़ कैसे करते हैं। आपने वायरस का यूज़ तो देख लिया कि वैक्सीन बनाने में किया जाता है। अभी आप सुने होंगे एडिनो वायरस का यूज़। ठीक है, एडिनो वायरस का यूज़ क्या प्रिपेयर करने में, तो कोरोना की वैक्सीन बनाने में किया जाता है। तो देखते हैं कि ये जो वायरसेस हैं इनका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए वायरस का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वायरस नेचुरली, ठीक है, नेचुरली क्या करते हैं, कुछ ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरली क्या करते हैं, ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ एज अ वेक्टर के रूप में हम लोग करते हैं। और वेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, हमने पढ़ा है इससे पहले वेक्टर के बारे में कि कैरी करना। ठीक है, वेक्टर का काम क्या है, वेक्टर का काम है कैरी करना, किसी भी जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने का काम क्या किसका होता है, वेक्टर का। ठीक है, तो सपोज एक हम लोग रेट्रोवायरस का एग्जांपल ले रहे हैं, रेट्रोवायरस का। ठीक है, और रेट्रोवायरस हम लोग मान रहे हैं एचआईवी को एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, एचआईवी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एचआईवी वायरस को, चलो एचआईवी को नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि ये डिसीज़ काज करता है। हमने यूज़ किया एडिनो वायरस को, एडिनो वायरस जो कि माइल्ड सिम्टम काज करता है। माइल्ड सिम्टम्स मीन्स ये, ठीक है, फ्लू लाइक, सर्दी जुकाम काज करता है, नॉर्मल सर्दी जुकाम, फीवर। अब इसी वायरस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रांसजेनिक बनाने के लिए। तब होता क्या है, जो वायरस का, ठीक है, वायरस का जो हार्मफुल पार्ट होता है,
उस पार्ट को क्या किया जाता है, इस पार्ट को रिमूव किया जाता है। साथ ही साथ जो नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं, ठीक है, नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं, इनको भी क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो सपोज़ करो ये वायरस का डीएनए है, हमने वायरस का डीएनए, कौन सा वायरस, एडिनो वायरस, ये इसका क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब बोल रहे हो कि सर आप तो बोल रहे हो कि इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो फिर आप डीएनए कैसे बोल रहे हो। तो ये क्या करता है, आरएनए को, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर लेना, आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है, डीएनए में, ठीक है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। और आरएनए से जब डीएनए कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, आर ट्रांसक्रिप्शन। और कौन से एंजाइम, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो यहाँ से हमें डीएनए मिला, तो ये क्या है, वायरस का डीएनए है। अब वायरस का डीएनए में सपोज करो आप, ये जो कुछ हिस्से हैं, ये रीज़न क्या हैं, ये रीज़न नॉन एसेंशियल हैं, ठीक है, वायरस के लिए ज़रूरी है लेकिन ये ह्यूमन में डिसीज़ काज करता है, ये रीज़न ह्यूमन में डिजीज़ काज करता है। तो हमने क्या किया, ये जो डिसीज़ काज वाले पार्ट हैं, इतने पार्ट को यहाँ से हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया और इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराने के बाद हमने रिमूव कर दिया है, तो देख सकते हो इतना रीजन खाली पड़ा है, इतना पार्ट वायरस का खाली पड़ा है। अब इसमें क्या किया जाता है, ठीक है, दूसरे ट्रांसजीन को, ठीक है, ट्रांसजीन जिसके थ्रू क्या करना रहेगा, हम जिसके थ्रू हमें अपना डीएनए को ट्रांसफ़र करना रहेगा, मतलब जिस डीएनए को हमें ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसजीन ले लिए, इसको सपोज ट्रांसफ़र करना है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो हम इसको क्या करेंगे, इस जीन को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, और इंसर्ट करके इसमें लाइगेट कर देंगे। कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे यहाँ पर लाइगेट करने का, कौन सा एंजाइम, तो डीएनए लाइगेज, ठीक है। अब ये वेक्टर में जुड़ गया, अब इस वेक्टर को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस सेल में भी पहुँचाना हो, सपोज़, ठीक है, अगर ह्यूमन में करना है तब ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन सेल में, अगर, ठीक है, हम शीप में कर रहे हैं, शीप यानी कि भेड़, तो भेड़ में, मतलब कोई भी हम लोग सेल लाइन में इसको अब क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, जिसमें हम लोग ट्रांसजेनिक बनाना हो। तो सपोज़ क्या किए हमने, इसको पहुंचा दिया ह्यूमन सेल लाइन पे, ठीक है, ह्यूमन सेल लाइन की बात नहीं करते हैं हम लोग, दूसरी ही बात करते हैं, शिप के सेल लाइन पे, क्योंकि ह्यूमन्स पे मना है, एथिक्स है। शिप में ट्रांसफ़र कर दिए। अब इस शिप से क्या प्रोड्यूस होगा, इस सेल जब डेवलप करेगा, जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा, तो इससे क्या बनेगा, इससे न्यू शिप बनेगा, न्यू शिप यानी कि भेड़, ठीक है। अब नया शिप बनेगा तो इसमें क्या होगा, ये जीन के होगा, ये जीन उसमें पाया जाएगा। तो आप देख रहे हो कि वायरस का यूज़ कैसा ट्रांसजेनिक बनाने में किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है। तो ये है वायरस, रेट्रोवायरस बेस्ड मेथड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड मेथड हम लोग देखते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ठीक है, थर्ड मेथड है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से समझना है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के थ्रू कैसे बनाया जाता है। थर्ड मेथड है आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के थ्रू। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के थ्रू कैसे बनाया जाता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होता है, तो हम जानते हैं दिस वन इज द ओवम एंड दिस वन इज द, ठीक है, स्पर्म, दोनों का फ्यूज़न होगा, फ्यूजन के थ्रू क्या बनेंगे, जायगोट बनेगा। अब जायगोट कंटिन्यूसली क्या करता है, डिवाइड करता है,
और डिवाइड करेगा तो फिर क्या बनेगा, जाइगोट डिवाइड करके। ठीक है, सेल्स के अलग अलग स्टेजेस बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, फिर इसको हम लोग बोलेंगे मारूला। ठीक है, मारूला के बाद और सेल डेवलप होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टूला। ठीक है, उसके बाद 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा और सेल्स डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रूला। तो ये 3 लेयर्स हैं, उसके बाद आँख, कान, नाक, किडनी वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से सारे प्रोसेस फिर स्पेसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो याद रखना, ये जो मारूला स्टेज का जो सेल होता है, ठीक है, वो अर्ली डिवीज़न होता है। और हम लोग ब्लास्टूला स्टेज की सेल की बात करें तो ब्लास्टूला स्टेज में, ठीक है, ब्लास्टूला स्टेज में जो सेल्स होते हैं इसके इनर सेल मास में, ठीक है, इसके अंदर में जो सेल्स हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनर सेल मास, इनर सेल मास, ICM। तो ये जो ICM या इनर सेल मास होता है ब्लास्टूला स्टेज में, यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वे टोटीपोटेंट सेल होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, टोटीपोटेंट। अब टोटीपोटेंट सेल्स कहने का क्या मतलब कि ये सभी प्रकार के सेल्स बना सकते हैं, सभी प्रकार के सेल्स बना सकते हैं। ये आँख के भी सेल्स बना सकती हैं, कान के भी, किडनी के भी, लीवर के भी, ठीक है, हेयर के भी, सारे सेल्स बना सकती हैं। अभी ये स्पेसिफाई नहीं हुई हैं। और गैस्ट्रूला स्टेज में क्या हो जाता है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सेल्स स्पेसिफाई हो जाते हैं। मीन्स मुझे आँख के ही सेल बनाना है तो सिर्फ वो आँख की सेल बनाएगा, किडनी सेल बनाना है तो अगर वो सिर्फ किडनी सेल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्पेसिफाई हो जाते हैं, यहाँ यूनिपोटेंट होते हैं, यहाँ यूनिपोटेंट सेल, लेकिन यहाँ टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, तो इन्हीं सेल्स को क्या किया जाता है, सबसे पहले आइसोलेट किया जाता है। इनर सेल मास को सबसे पहले क्या कर लिया जाता है, आइसोलेट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ का पोर्शन। अब हमने क्या किया, इनर सेल मास से सेल को आइसोलेट कर लिया। ये क्या है, ICM, जो कि ब्लास्टूला से आइसोलेट किया गया है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसी में जो हमें DNA ट्रांसफ़र करना रहता है, जो भी DNA ट्रांसफ़र करना है उस DNA को माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, या फिर अलग अलग मेथड्स के थ्रू इसमें इंजेक्ट किया जाता है। तो DNA इसके अंतर्गत आ गया। अब DNA क्या करता है इसमें, ठीक है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जो इस सेल्स का जो DNA होता है इसमें आकर जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। अब इस जाइगोट को क्या किया, इस सेल्स को, इस एम्ब्रियोनिक सेल्स को इम्प्लांट किया जाता है। तो कहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है, तो यूटेरस में। जो भी स्यूडो प्रेग्नेंट मदर है, चाहे वो, ठीक है, एनिमल्स के केस में कोई भी हो सकता है, उसके यूटेरस में हम लोग इसको इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है, और अगर इम्प्लांट हो गया सक्सेसफुल, इम्प्लांट के बाद क्या होता है इससे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग बनेंगे। और ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, ठीक है, ये जीन, इस जीन की भी क्वालिटी और इसकी भी क्वालिटी, दोनों की क्वालिटी क्या होती है, पाई जाती है। बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनेंगे। क्लियर, इसी चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा इस डायग्राम में। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यहाँ देखना बहुत अच्छे से, क्या किया गया है, ये हमारा DNA कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, DNA कंस्ट्रक्ट मतलब इसी जीन को हम लोग को ट्रांसफ़र करना है और ट्रांसजेनिक बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये क्या है, ECM, ESM, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ESC बोल दिए, चलो, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, जिसको हमने कहाँ से आइसोलेट किया है, ब्लास्टूला के इनर मास से। ठीक है, तो इस जीन में हमने क्या किया, यहाँ देख रहे हो, ठीक है, इस माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इस जाइगोट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, और ये हमारा जीन अंदर आ गया। अब अंदर आने के बाद क्या होगा, ठीक है, ये इसमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब इस सेल्स को हम कहाँ पे इम्प्लांट करेंगे, सपोज माउस है तो माउस में, सीप है तो सीप में। ठीक है,
तो उसी में क्या किया जाता है, पहले ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, फीमेल। अब यहाँ पर फीमेल रेसिपिएंट मीन्स, ठीक है, ये क्या है, ये सूडो प्रेग्नेंट मदर है। इसी में क्या किया गया, इसके यूटेरस में इस सेल्स को इम्प्लांट कर दिया गया, ठीक है, इसके यूटेरस में। अब जैसे ही क्या होगा, इसके प्रोजनीज बनेंगे, गैस्ट्रेशन के फलस्वरूप प्रोजनीज बनेंगे। तो प्रोजनीज भी या फिर इनके जो ऑफस्प्रिंग बने वो दो टाइप से बने। एक टाइप ऐसा हो सकता है जिसमें ये डीएनए गया हो, डीएनए इंसर्ट हुआ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि नो डीएनए इंसर्ट। तो दोनों में से दोनों हो सकता है, डीएनए गया भी हो और नहीं गया हो इनके जो प्रोजनी हैं उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को फिर आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के लिए इनका डीएनए निकाल कर, मैं बताया था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजीली समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने पर हमें पता चल जाता है कि किस में डीएनए आया है, किस में डीएनए नहीं आया है। तो जिसमें डीएनए आया रहता है उसी को हम लोग बाद में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। क्लियर? तो ये था मेथड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट मेथड, जो कि न्यूक्लियर ट्रांसफ़र से है, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करते हैं, पूरा का पूरा न्यूक्लियस को, ठीक है। तो अगेन ये हमारा क्या है, डीएनए कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, डीएनए कंस्ट्रक्ट है। अब इस डीएनए कंस्ट्रक्ट को क्या, सोमैटिक सेल्स को हमने क्या किया है, आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है, सोमैटिक सेल्स को क्या किया गया है, आइसोलेट किया हुआ है। डीएनए कंस्ट्रक्ट यहाँ न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में कंप्लीट का पूरा किसी जीन को नहीं, पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है, पूरा का पूरा न्यूक्लियर मटेरियल को, ध्यान रखना, पूरा का पूरा न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इस सेल्स को क्या किया हमने, इन्यूक्लिएट कर दिया, ठीक है। अब इन्यूक्लिएट करने के बाद इसमें न्यूक्लियर ट्रांसफ़र किया, मैं यहाँ एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक सेल है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये एक दूसरा सेल है, इसका भी एक न्यूक्लियस है। अब क्या किया जाता है, इसको सबसे पहले इन्यूक्लिएट किया जाता है। इन्यूक्लिएट मीन्स रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसको क्या किया, इसके न्यूक्लियस को हमने रिमूव कर दिया, तो ये ऐसा, ठीक है। इसके न्यूक्लियस को भी हमने, इसको भी इन्यूक्लिएट कर दिया। अब चूंकि ये इन्यूक्लिएट करने के बाद ये भी ऐसा खाली हो गया, ठीक है। अब होता क्या है, इसको तो हमने इन्यूक्लिएट कर दिया, अब इसका न्यूक्लियस को हमने अलग कर दिया, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, ध्यान रखना, दिस वन इज न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक, ये जो सेकेंड सेल है इसके न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर हमने, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया गया, सॉरी, इसके सेल्स में न्यूक्लियस को, इस न्यूक्लियस को इसके सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको फिर क्या किया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इम्प्लांट किया जाएगा तो इससे क्या बनेंगे, ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वैसे ही किया गया है, ठीक है। इन्यूक्लिएटेड oocytes पे ट्रांसफ़र किया गया है जो भी डीएनए कंस्ट्रक्ट है उसको, अब फिर इसको इम्प्लांट कर दिया गया है, और इम्प्लांट करने के बाद इसके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, और ऑफस्प्रिंग में से हम छांट लेंगे कि हमारा डिज़ायर्ड पर्पस का, या फिर हमारा जिसमें हमने जीन इंसर्ट किया है वो कौन सा है, ट्रांसजेनिक बनाया है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं क्या करने के लिए, ट्रांसजेनिक क्रिएट करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे इसके फंक्शन, ठीक है। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि क्या उपयोग है ट्रांसजेनिक बनाने का, ठीक है, क्या उपयोगिता है, क्या एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का या फिर ट्रांसजेनिक का। तो दोनों तरह के इसमें केसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट, प्लांट का में भी उपयोगिता है और एनिमल्स में भी। प्लांट्स में तो आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, प्लांट टिश्यू कल्चर शायद नहीं पढ़े होंगे, या फिर पढ़े होंगे तो प्लांट
याद रखना, आप एनिमल जो जूलॉजी पढ़ रहे हैं उसको एनिमल टिश्यू कल्चर या एनिमल सेल कल्चर सबके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये अप्लाइड फील्ड है। आप थ्योरी पढ़ते हो ठीक है, ये अप्लाइड फील्ड है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ऐसा भी चीज़ें होती हैं। हम लोग किडनी को अलग से ग्रो करा सकते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, ठीक है, बस हार्ट को नहीं ग्रो करा सकते, और न्यूरॉन सेल को, इवन हार्ट को भी करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट चाहिए। तो प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर दोनों अलग क्षेत्र हैं, दोनों का अपना अपना एप्लीकेशन है। तो ठीक है, इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट बनाने में, ठीक है, प्लांट बनाने में आपने, ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, वायरस रेजिस्टेंस, तो ये सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है प्लांट। तो प्लांट को मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। हम लोग देखेंगे एनिमल्स में क्या उपयोगिता है, ठीक है, एनिमल्स में क्या क्या एप्लीकेशन है। तो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल उपयोग होता है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी होल्ड अ ग्रेट पोटेंशियल इन डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ऑफ दीज एनिमल्स टू ह्यूमन वेलफेयर कैन बी ग्रुप्ड इनटू एरियाज। तो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी को हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए अलग अलग टाइप से यूज़ करते हैं। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन में करते हैं, सब पहला इनको हम लोग देखेंगे डिटेल में, एग्रीकल्चर फूड में भी करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी, और ट्रांसजेनिक मॉडल्स में भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्लिनिकल एप्लीकेशन में, तो मॉडल फॉर ह्यूमन डिसीज़, तो अलग अलग टाइप्स के ह्यूमन डिजीज़ हैं, कुछ तो जेनेटिक डिसीज़ हैं और कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, उनका ट्रायल क्या किया जाता है, ट्रायल हम लोग डायरेक्टली ह्यूमन पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन सभी के ट्रायल्स करने के लिए एनिमल मॉडल का यूज़ किया जाता है, ठीक, क्लियर। बहुत सारे डिजीज़ ड्रग्स की इफ़ेक्टिवनेस देखने के लिए इन एनिमल मॉडल का यूज़ किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जीन थेरेपी में क्या होता है, ठीक है, जीन थेरेपी क्या होता है पहले जानो। जीन थेरेपी, तो जीन थेरेपी में जो फॉल्टी जीन है, ठीक है, जो फॉल्टी जीन है या फिर डिफेक्टिव जीन है, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और उसके जगह पर, ठीक है, न्यू जीन को रिप्लेस किया जाता है, न्यू जीन या फंक्शनल जीन। तो इनके क्या, इस नया जीन फंक्शन कर रहा है प्रॉपर, या फंक्शन करेगा नहीं करेगा, क्या इसके प्रभाव होंगे, ये सारी चीज़ों की स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है, इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जेनेटिक बेसिस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल डिसीज़, तो ह्यूमन एंड एनिमल डिसीज़ के जेनेटिक बेसिस को समझने के लिए डिसीज़ रेजिस्टेंस इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, तो आप लोग ह्यूमन्स और एनिमल्स को डिसीज़ रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। ड्रग एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग और स्क्रीनिंग, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, जैसे, ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, चूँकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या यूज़ करती हैं, तो फाउंडेशंस और क्रीम यूज़ करती हैं। तो उनको पहले क्या किया जाता है, पहले उनकी टेस्टिंग की जाती है, जिसको आप लोग बोलते हैं एमीज टेस्ट किया जाता है कि ये कार्सिनोजेनेसिस है या नहीं है, कार्सिनोजेनिक है या नहीं है, या फिर बहुत सारे और दूसरे चीज़ होते हैं। जैसे वैक्सीन की ही बात कर लें हमने अभी, ठीक, कोरोना वायरस की वैक्सीन, तो सबसे पहले एनिमल्स में टेस्ट किया गया, इसको चिंपैंजी वगैरह में, और एनिमल में टेस्ट किया गया, फिर कुछ, ठीक है, 20 से 30 इंसानों में किया गया उसके बाद, और उसके बाद जब सारी चीज़ों से ओके हो गया, तब वैक्सीन अप्रूव हुई ICMR के द्वारा, वैक्सीन क्या हुई लास्ट में, अप्रूव हुई, तब ICMR ने इसको अप्रूवल दिया, और तब यहाँ पर मतलब नॉर्मल लोगों की यूज़ के लिए ये अब अवेलेबल है वैक्सीनेशन के लिए। तो ये सारे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ट्रांसजेनिक एनिमल का क्लिनिकल क्षेत्र में कैसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए, क्लियर। तो इसको मैं यहाँ अलग से एक्सप्लेन करूँगा कैसे इसको किया जाता है, तो यहाँ ध्यान से देखना।
प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल ऑन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट कुड सून expanded as recombinant protein expressed and secreted by transgenic animals move towards regulatory approval and production। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ बहुत सारे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। मैं कल बताया था, आई थिंक मुझे लग रहा है, इंसुलिन का एग्जांपल मैं बताया था, ठीक है। इंसुलिन भी क्या है, फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। तो इंसुलिन को हम किसके अंतर्गत पहले एक्सप्रेस कराते थे, मैं बताया था ई कोलाई के अंतर्गत, लेकिन अब इसको ह्यूमन सेल लाइन में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस कराया जाता है, ठीक है। और ह्यूमन सेल लाइन में एक्सप्रेस कराने से क्या होता है, हमें प्रोडक्ट हायर अमाउंट में मिलता है, ठीक है, एक्टिव प्रोडक्ट मिलता है। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसलिए ह्यूमन सेल लाइन का यूज़ किया जाता है। मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सी देखिए, ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन किसको बोलते हैं हम लोग, एंटीबॉडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, IgG बोलते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है, जैसे, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोविड वैक्सीन, कोरोना वायरस का ही, ठीक। तो ये क्या है, अभी ये कोरोना वायरस को हमने डिज़ाइन किया कि ये एंटीबॉडी डेवलप करे। तो इसको हमने क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया सबसे पहले। कहाँ पे, माइस, ट्रांसजेनिक माइस जिसको हमने कहा था। अब ट्रांसजेनिक माइस में ये गया और यहाँ पर ये एंटीजन की तरह काम करने लगेगा, और माइस इसके अगेंस्ट में क्या बनाना शुरू करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हीं एंटीबॉडी को माइस को किल करके क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं और प्यूरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब प्यूरीफाई कर सकते हैं तो ये, अब एंटीबॉडी को प्यूरीफाई कर लिए, अब जिसको कोविड हुआ था उसको इंजेक्ट कर दिए, तो वो क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा। पर इस तरीका को यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, इसको यूज़, क्योंकि एक तो ये बहुत सारे माइस वगैरह को किल करना पड़ेगा फर्स्ट, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है इस तरीके का। और सेकंड चीज़, इसको इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि अगर इंसान को कोरोना हुआ, हमने ये एंटीबॉडी उसको इंजेक्ट कर दिया, वो ठीक हो जाएगा, पर फिर उसको कोरोना होगा तो फिर से हमें एंटीबॉडी देने लगेगी। जबकि वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में बॉडी में परमानेंट एंटीबॉडी बन जाती है, परमानेंट एंटीबॉडी, और परमानेंट एंटीबॉडी बन गई है तो ज़रूरत नहीं है बार बार एंटीबॉडी इंजेक्ट करने की। तो आपने देखा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ कैसे हम लोग एंटीबॉडी या IgG के प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, इसको देखते हैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन या फिर ट्रांसप्लांटेशन में कैसे हेल्पफुल है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ट्रांसप्लांटेशन भी अलग अलग टाइप्स का होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, मैं दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उन चीज़ों को। तो सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन में कैसे यूज़ किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन में कैसे यूज़ किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, या फिर ट्रांसजेनिक्स हैं, इनका यूज़ कैसे किया जाएगा। तो ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है, सेल्स को, टिश्यूज़ को या फिर ऑर्गन को क्या किया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है।
वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। सेल्स हो, सेल्स को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, टिश्यू हो, टिश्यू को भी, इवन आर्गन को भी क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीका हम लोग बोलते हैं आर्गन का। सपोज हम लोग बात कर रहे हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? बोन मैरो व्हाट इज बोन मैरो? ठीक है, बोन मैरो ही वह आर्गन होती है जिसमें क्या बनते हैं, आरबीसीज वगैरह बनती हैं। ठीक, तो सपोज़ ये क्या है, एक बोन मैरो है। हम दो पेशेंट ले रहे हैं सबसे पहले। ठीक, एक पेशेंट है जिनको क्या है, ब्लड की कमी है, मतलब एनीमिया है। ठीक है, एनीमिया ब्लड की कमी है और उसमें ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको हर 120 दिन के बाद बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है एनीमिक होने का, इसकी इसमें इसका बोन मैरो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, बोन मैरो नॉट वर्किंग। और बोन मैरो वर्क नहीं कर रहा है तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं बन सकती हैं। अब थोड़ा सा मैं बोन मैरो के बारे में बता दूं, तो बोन मैरो के अंदर ठीक है एक सेल पाया जाता है जिसको आप लोग बोलते हो HSC। क्या होता है HSC का फुल फॉर्म, किसी को पता है? हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल HSC पाया जाता है। अब इस HSC से क्या बनते हैं, आपके आरबीसीज बनती हैं, डब्ल्यूबीसीज बनती हैं। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आपका टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल। मतलब आपके ब्लड कंपोनेंट के जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से बनती हैं, इसी बोन मैरो से बनती हैं। और बोन मैरो में जो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल पाया जाता है इसी से। ठीक है, तो अगर किसी इंसान को अगर बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। वो तो फर्स्ट एनीमिक भी हो जाएगा, उसको बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल डिसीज होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब कोई इतना तो दयालु है नहीं जो अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दे इस ठीक है पेशेंट को दे दे, जहाँ हम लोग यहाँ पर बनाए हैं इसको ट्रांसफ़र कर दे, कोई इतना दयालु नहीं है। तो अब इस तरीके से हमें क्या किया जाए, तो इसके लिए क्या किया जाता है, फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जैसे कि शुगर, ठीक है, शुगर वगैरह हो गया, पिग वगैरह हो गए, गुइनी पिग। ठीक है, पिग, इन सभी से क्या लिया जाता है, इन सभी को इस तरह से रेडी किया जाता है कि इनमें बोन मैरो वेल डेवलप बोन मैरो तैयार हो जाएं, बोन मैरोज या फिर जो भी आर्गन हम लोग जिसका ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं उसका। अब क्या किया जाता है, इन्हीं पिग से बोन मैरो को निकाल लिया जाता है और इसको कहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाता है, किसके अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे हम लोग? ठीक है, इस पेशेंट के अंदर जिसको ब्लड की कमी था, उसमें क्या कर दिया हमने, इस बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया। अब जब हमने ट्रांसप्लांट कर दिया तो बोन मैरो इसके अंदर ट्रांसप्लांट हो गया, तो अब ये जो नया बोन मैरो है ये इसके अंदर ट्रांसप्लांट हुआ है पेशेंट के अंदर। तो अब क्या होगा, ये ठीक है अधिक अमाउंट में क्या जनरेट करने लगेंगी, ये ब्लड बनाने लगेंगी, डब्ल्यूबीसी आरबीसी सारी चीज़ें ये बोन मैरो बनाने लगेगी। अब चूंकि बोन मैरो सारी चीज़ें बना रही है तो इसको ब्लड का कोई दिक्कत होगा क्या, बार बार 120 दिन में ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा? नहीं। जो भी इम्यूनोलॉजिकल डिसीज थी, नेचुरल किलर सेल नहीं बन रही थी इसको, तो वो सारी चीज़ें इसको होंगी, दिक्कत होंगी नहीं होंगी। तो इस तरह से देख रहे हो कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन या जेनोग्राफ्ट का बोलते हैं जब हम लोग डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनोग्राफ्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनोग्राफ्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके, तो ये है जेनोग्राफ्ट। तो इस तरह से यूज़ होता है ट्रांसप्लांटेशन का या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, किसमें, ट्रांसप्लांटेशन में।
यहाँ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पिग सेल को आइसोलेट किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग किया गया है, फिर ये जेनेटिक इंजीनियर पी सेल्स, ठीक है। पिग सेल जेनेटिक इंजीनियर्ड, तो पिग सेल को जेनेटिकली हम लोग क्या किए हैं, मॉडिफाई किए हैं। न्यूक्लियर ट्रांसफ्यूज़न एंड क्लोनिंग, अब देख रहे हो ये न्यूक्लियर ट्रांसफ्यूज़न और क्लोनिंग के थ्रू हमने ये जाइगोट बना लिया। अब इस जाइगोट को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग है, मतलब थोड़े से नॉर्मल नहीं है ये ह्यूमन के किडनी, लंग्स या फिर डिफेक्टिव टिश्यू या सेल से क्या कर सकता है, मैच कर सकता है। तो इससे हमने क्या क्या निकाल सकते हैं, तो देख सकते हो आर्गन निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। टिश्यू वगैरह को निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, सेल्स वगैरह को निकाल कर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी की कान की सेल्स डैमेज हो गई हैं तो कान के सेल्स को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू कल्चर का ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में कैसे, तो ब्रीडिंग, ट्रेडिशनल क्रॉस ब्रीडिंग हैव बीन यूज्ड फॉर एजेस क्रिएट चिकन्स, काउस, पीज, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल क्षेत्र में या फिर किस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि हम लोग सपोज मान ली चिकन, आज का जो पोल्ट्री चिकन होता है वो 30 दिन में, 1 महीने में क्या होता है, 1 kg 2 kg की साइज़ हो जाती है। तो हमने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है, किस तरह से क्रॉसिंग ब्रीडिंग करके मीट पर्पस के लिए, ठीक है। काउज़ में ठीक है, 2 तरह की, एक तो हमारी जो देसी नस्ल की गाय होती हैं वो क्या करती हैं, लेस अमाउंट में मिल्क सिक्रीट करती हैं, कम दूध देती हैं। वहीं जो जर्सी नस्ल की होती हैं, जिसको आप लोग बोलते हो ना जर्सी गाय, वो क्या करती हैं, बहुत ही हायर अमाउंट में क्या करती हैं, मिल्क देती हैं। तो ये सब कैसे डेवलपमेंट किया गया होगा, तो ये सब ब्रीडिंग, ठीक है, ट्रांसजेनिक तरीके से, ट्रांसजेनिक मीन्स, ठीक है, ट्रांसजेनिक क्रॉसिंग ब्रीडिंग, यही सारी तरीके करके पिग्स वगैरह को मीट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है। और फार्मर्स क्या करते हैं, अपना जो भी डिज़ायर ट्रेट है, जैसे कि ज़्यादा मिल्क चाहिए तो ज़्यादा ग्रोथ रेट चाहिए तो ज़्यादा ग्रोथ रेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स को, तो इस तरह से उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। हम लोग जैसा चाहें उस तरह के ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्लियर। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और इसको मैं बताऊँगा। सेब, चलो प्लांट एनिमल में चले जाते हैं, या एनिमल्स में एक का एग्जांपल लेते हैं, ब्रीडिंग का ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस वन द काऊ, ये क्या करती है, मिल्क देती है, और मिल्क को क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, इसी काऊ के अंदर में, ठीक है, ये कोरोना वैक्सीन, ये कोरोना वायरस का जो जीन था, जिसके लिए कोरोना वायरस का जो सीक्वेंसिंग हो चुका है, तो जो इसकी एंटीबॉडी का जीन को, ठीक है, एंटीबॉडी जीन हमने अभी प्रोड्यूस किया था, याद है, थोड़ी देर बाद एंटीबॉडी डेवलपमेंट किया था, उस जीन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और इस एंटीबॉडी के जीन को हमने कहाँ पर, इसके जीनोम में इंसर्ट कर दिया, इसके जीनोम में, ठीक है। अब ये काऊ क्या करेगी, मिल्क तो देगी, लेकिन इसके मिल्क में क्या होगा, मिल्क प्लस ये एंटीबॉडी भी होगा, ठीक है। और जब आप दूध पियोगे, ठीक है, इस काऊ से जो मिल्क मिलेगा उसको पिएंगे, तो इसमें क्या होगा, दूध तो मिलेगा, दूध में कैल्शियम वगैरह तो मिलेंगी, साथ ही साथ एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी, तो आपको दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है, कोरोना से सुरक्षा भी और मिल्क भी। तो ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू क्या किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। क्वालिटी, ठीक है, तो हायर क्वालिटी के ऑर्गेनिज्म भी डेवलपमेंट किया जा सकता है, जैसे कि हरमन अ ट्रांसजेनिक बुल कैरीज ह्यूमन जीन फॉर लैक्टोफेरिन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर आयरन कंटेंट। अब आयरन का कंटेंट को दूर करना है, तो इसके लिए क्या किया गया, ठीक है, एक बुल है हरमन जिसका नाम है, ठीक है, इसकी मैटिंग कराई गई, जो भी फीमेल बुल थी, फीमेल क्या थी, बुल थी, उनके साथ, ठीक है, इनके साथ क्या किया गया, इनका
मैटिंग कराएगा तो मैटिंग के फलस्वरूप जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ठीक है, इनमें जो और इनमें से भी जो, ठीक है, मदर होंगी वो क्या सिक्रीट करेंगे, मिल्क, ठीक है, मिल्क सिक्रीट करेंगी। तो मिल्क सिक्रीट करेंगे तो इनके मिल्क में क्या पाया जाएगा, ठीक है, आयरन पाया जाएगा। तो जो आयरन की कमी थी, जो आयरन के टेबलेट आपको अलग से लेना पड़ता था वो लेना पड़ेगा नहीं, आप दूध पियो और बॉडी में वो आयरन की कमी है वो दूर हो जाएगी। तो ये सारे तरीके हैं, क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। पिग्स वगैरह हो गए, कैटल्स वगैरह, ठीक है, इनको इस तरह से हमने क्रॉसिंग ब्रीडिंग कराया कर इस तरह से इनकी नई किस्में, नई रेशेस डेवलपमेंट की हैं कि ये ज़्यादा मात्रा में मीट दें। शीप को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है, ट्रांसजेनिक शीप बनाया गया है कि ज़्यादा मात्रा में वो ऊन दें। अंडों की क्वालिटी अच्छी हो इस तरह से, ठीक है, चिकन्स या पोल्ट्रीज तैयार की गई हैं। तो ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशंस, अप्लाइड फील्ड हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या, तो बहुत इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में क्या किया जाता है, लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहले तो इंडस्ट्री में अभी फर्स्ट अपना वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, इंटरफेरॉन, एंटीबायोटिक, और क्या, एंटीबायोटिक्स के अलावा प्रोटीन्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, और कुछ ग्रोथ फैक्टर, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिन, ठीक है, प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, जब एक्सीडेंट लगता है तो क्लॉट बन जाता है बॉडी में, तो उस क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए टीपीए। तो ये सारी चीज़ों को क्या इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोड्यूस किया जा रहा है, और इससे अच्छी खासी इकोनॉमी जनरेट की जा रही है, और ये सारे प्रोडक्ट से ह्यूमन वेलफेयर भी हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट ट्रांसजेनिक मॉडल। तो ट्रांसजेनिक मॉडल में हमने देखा कि बहुत सारे डिसीज़ हैं, उनको स्टडी करने के लिए और रिसर्च पर्पस के लिए, ठीक है, हार्ट डिसीज़, ओबेसिटी, कैंसर, पार्किंसन डिसीज़, अर्थराइटिस एंड एंग्जाइटी, इन सभी को हम लोग को स्टडी करना है, पढ़ना है, देखना है कि क्या प्रभाव होता है। तो इसके लिए हमने ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया है, और इसी ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर पूरी स्टडी की जाती है, ठीक है। आप लोगों को कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म के नाम पता होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। बैक्टीरिया में मॉडल ऑर्गेनिज्म किसको माना जाता है, बैक्टीरिया में याद रखना, ई कोलाई को, प्रोकैरियोट में मेनली बात करें, ठीक है। यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में अलग अलग हैं। तो सबसे पहले यूकैरियोट में ईस्ट को माना जाता है मॉडल ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट में, ठीक है, ईस्ट में। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में किसको माना जाता है मॉडल ऑर्गेनिज्म, बताओ, बॉटनी के स्टूडेंट होंगे, एराप्डोप्सिस थैलियाना, एराप्डोप्सिस थैलियाना को मॉडल ऑर्गेनिज्म माना जाता है, ठीक है। एनिमल्स में ही बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसेक्ट वगैरह में ड्रोसोफिला आपने सुना होगा। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, जिनको मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह माना जाता है और इनको स्टडी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एनिमल मॉडल की तरह, तो यहाँ आप मैं बता चुका कि बहुत सारे डिसीज़ को समझने के लिए, अल्जाइमर डिजीज़, अर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिमेरोजेनेसिस, हाइपरटेंशन, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, एंडोक्राइनल डिसफंक्शन, कोरोनरी डिसीज़, ओबेसिटी, और भी बहुत सारे डिसीज़ हैं, उन सभी को स्टडी करने के लिए इनको मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब क्या एडवांटेज है ट्रांसजेनिक मॉडल्स की, ओके। तो these animals are very useful for delineating the function of newly discovered gene as well as production of useful protein in large amount। तो जो भी जीन्स वगैरह हैं उनकी स्टडी करने के लिए, न्यू जीन्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए क्या उनके फंक्शन है, इन सभी चीज़ को समझने के लिए, और क्या क्या प्रोटीन्स हैं, तो इन सभी चीज़ को समझने के लिए क्या होंगे, हम ईजिली इनमें एक्सप्रेस कराकर इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन,
ठीक है। ह्यूमन जो बहुत डिसीज़ मॉडल हैं उनको डिसीज़ मॉडल की तरह यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इनकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे क्या हैं, ये एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो आपको एडवांटेज कुछ कुछ पता होना चाहिए कि क्या क्या है। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव पोटेंशियली ब्रॉड एप्लीकेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल प्रोडक्शन क्वालिटी, द इन्हेंसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन डिसीज मॉडल एंड द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल। सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? एनिमल प्रोडक्शन क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने पढ़ा मीट वगैरह, अंडे की क्वालिटी इन्हेंस करने में, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में, मिल्क की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। ह्यूमन डिसीज़ के बारे में हमने देखा, अल्जाइमर वगैरह हो गया, ठीक है, SCD सिकल सेल एनीमिया वगैरह, उनको स्टडी करने के लिए, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसको? ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से ट्रांसजेनिक कंप्लीट होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको समझना। ट्रांसजेनिक, ठीक है, ट्रांसजेनिक और एनिमल टिश्यू कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सारे टेक्नोलॉजी हैं। आप लोग क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक, कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, यही तो एप्लीकेशन है। पूरे के पूरे सीज़न में तो आपने क्या पढ़ा? थ्योरी पढ़ा है। अब ये अप्लाइड फील्ड है, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है। सभी स्टूडेंट अपना अटेंडेंस दे देंगे, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही।